चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। बेटा आज हमको डिस्कस करना है इंटरमीडिएट एमएमई 2024 का पेपर। इसकी मैं कुछ सॉल्यूशन हिंट्स आपको दूंगा। इससे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, चाहे मेरे वीडियोस से या कॉलेज की वीडियो से या कहीं की भी वीडियो से। तो मैं आपको क्वेश्चंस का कुछ हिंट देता चलूंगा, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको हिंट देता हूं और ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बस आपने पहले टॉपिक सारे पढ़े हुए होने चाहिए। इनकेस अगर आपका कोई टॉपिक बच गया है तो वो वाला क्वेश्चन अभी आप स्किप कर देना। पहले आपको वीडियो से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये पेपर था बेटा 2024 में जो हमारा हुआ था इंटरमीडिएट एमएमई का। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए जो है इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपको 5 करने थे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव था। ऐसा काफी कुछ हमने किया हुआ है जिसकी डायरेक्शन में हमें जाना है। पहले आपको याद है हमको इसको एक यूनिट वेक्टर बनाना होता था और फिर इस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे हमें जाना है। चलिए देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ये हमको फंक्शन गिवन है x रेज्ड पावर 2 y रेज्ड पावर 5 एट हमारा जो पॉइंट है वो है 3,1 और इन द डायरेक्शन ऑफ हमें जाना है 4,-3। आपको पता है कि दिट शुड बी अ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, कॉमा -3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 4/5 एंड -3/5। तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन में हमें जाना है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम है, f डैश x इंटू एच, ये हमारा h हो गया, f डैश y इंटू k। इस डायरेक्शन में हमें आगे जाना है। ठीक है जी, चलो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया f डैश x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x y रेज्ड पावर 5 एज इट इज। इस डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करेंगे एट दिस पॉइंट 3,1 और h की वैल्यू। फिर f डैश y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x स्क्वायर 5y रेज्ड पावर 4, इसको भी वैल्यू करेंगे 3,1 पे और फिर उसके बाद k की वैल्यू। तो h है हमारे पास 4/5 और k है -3/5। तो यहां से इस पूरे को सॉल्व आप आराम से कर लेना। यहाँ पर आपको क्या करना है आपको मालूम ही है, x की जगह 3 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 1, और पूरा सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा 111/5। दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और फिर उसे कॉपी कर लेना बेटा। अलग से कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द प्लेन दिस। ये प्लेन है और ये एक पॉइंट है जहां पर हमें इसको टेंजेंट ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं एक बार। तो हम हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर। ये हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स वाई प्लस वाई ई रेज्ड पावर वाई -1। ये y का स्क्वायर है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो या थोड़ा सा कहीं मैं लिखने में गलती कर दूं तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, आप उसे करेक्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट जो समझाता जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कर लेना आगे से। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहली बात है बेटा, हमको एक पॉइंट गिवन है 0,1। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें पॉइंट को कंप्लीट करना होता है। हमको x, y और z तीनों चाहिए। तो पहले तो x और y की वैल्यू यहां डाल के आप z निकाल लेंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो ये z आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट अब हमारा कंप्लीट हो गया जिस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद सिंपली आप एक टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, z माइनस z1 इज इक्वल टू पहले वाला स्लोप डेल z बाय डेल x माइनस x1 प्लस दूसरे वाला स्लोप डेल z बाय डेल y माइनस y1। अब आपको पता है इन स्लोप्स को इस पॉइंट पर वैल्यू कर लेते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2।
बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी है, z माइनस z1 इज 2, ये रहा। फिर ये डेल z बाय डेल x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और वो कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, चलो e रेस्ट पर xy का डेरिवेटिव इज y, 0 1 2 पर वैल्यू करना है इसको, x माइनस x1 प्लस डेल z बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, e रेस्ट पर xy का डेरिवेटिव x प्लस y स्क्वायर और उसमें प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, y स्क्वायर एज इट इज e रेस्ट पर y माइनस 1 प्लस e रेस्ट पर y माइनस 1 एज इट इज 2y, इसको भी 0 1 2 पर वैल्यू कर लेंगे एंड y माइनस y1। यहां से आप अब इन पूरी चीजों को सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, x की वैल्यू 0 डाल देना, y को 1 डाल देना, y को 1 डाल देना, ठीक है जी। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। चलो यहां तक बेटा पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना इसको। चलिए बेटा इसके बाद आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, वो लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो मैंने क्लास में बताया आप उसको वैसे ही कर देंगे, x इनटू फर्स्ट वेक्टर, y इनटू सेकंड वेक्टर, z इनटू थर्ड वेक्टर, उसके बाद अल्फा इनटू फोर्थ वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व कर पाए तो लीनियरली डिपेंडेंट है, नहीं कर पाए तो इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें आप लिख देंगे एज इट इज, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट कहता है प्रूव द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये 4 वेक्टर्स हैं, इनको लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है बेटा। ये एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार ऐसे एग्जाम में भी आ चुका है। ये देखो ये 4 वेक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, ये है मेरे पास 2 माइनस 1 3, फिर 1 4 2, फिर है 2 3 5 और 7 1 11। तो बेटा इनको डिपेंडेंट शो करना है तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, इसने स्पेसिफिक तो कुछ पूछा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, x इंटू फर्स्ट वेक्टर, y इंटू सेकंड वेक्टर, z इंटू थर्ड वेक्टर इक्वल टू दिस। अब इसके लिए सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना है बस, सॉल्व कर पाए तो डिपेंडेंट, नहीं कर पाए तो इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं वो तरीका करवा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में या वीडियो में कराया हुआ है। तो इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस यहाँ से कैसे देखते हैं बेटा, पहले हम ए मैट्रिक्स बना लेंगे, ए मैट्रिक्स आ गई 2 माइनस 1 3 1 4 2 2 3 5, और फिर हम ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स बना लेंगे 2 माइनस 1 3 1 4 2 2 3 5, और यहां से ऑगमेंटेशन देंगे 7 1 और 11 का। फिर हम रैंक ऑफ ए निकालेंगे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है। यहां पर आप ये समझ गए होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3 x y z, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी है 3। जिन बच्चों ने चैप्टर 14 मेरे साथ किया हुआ उनको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। रैंक ऑफ ए क्या है कि हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा। देखो जी, तो ए का मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, मेरे पास है ये, आप आराम से निकाल लेना। मैंने देखा कि ए का 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, तो रैंक ऑफ ए मेरी 2 हो गई है, ठीक है जी। रैंक ऑफ ए 2 हो चुकी है। अब रैंक ऑफ ए 2 हो गई है और आपको लीनियरली डिपेंडेंट ही शो करना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, लीनियर डिपेंडेंस के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी को हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। अब रैंक ऑफ ए तो 2 आ गई है, तो हमसे रिक्वायर्ड है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी भी 2 ही आए। तो अब रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी को हमें 2 शो करना है, तो फाइनली इसके जितने भी 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट बनते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो कॉलम 1 2 और 3 को मिला के एक डिटर्मिनेंट बना लेना, फिर कॉलम 2 3 और 4 को मिलाकर, फिर कॉलम 3 4 और 1 को मिलाकर, ठीक है जी। ऐसे 3 डिटर्मिनेंट निकल जाएंगे और तीनों ही डिटर्मिनेंट 0 0 0 आ जाएंगे, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी भी 2 डिक्लेयर हो जाएगी। अब हम आ गए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी, सो दिस विल बी डिपेंडेंट।
अब ये 0 0 0 आएगी ही, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि डिपेंडेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगी। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को आप एक्लन फॉर्म से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए ऑगमेंट भी आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया से आपको रैंक निकालना सिखाया है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। थोड़ी सी आगे अपनी नॉलेज के लिए अगर हम डिस्कस कर लें तो ये केस एग्जैक्टली बना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी इज इक्वल टू 2, यानी कि लेस देन एन का केस बना है। लेस देन एन का मतलब ये बना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का केस। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं था, हमें सिर्फ यही शो करना था कि लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी को इक्वल शो करना था और कुछ नहीं। फटाफट से यहां तक वीडियो पॉज करके बेटा हिंट कॉपी कर लेना, फिर हम आगे चलें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन हैज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज 1। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन इसका 1। बेटा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने कम से कम 10 बार क्लास में किया हुआ। ठीक है जी, फिर भी करते हैं जरा। इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत आसान सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बस वही चलता है इसमें। देखो, सबसे पहले तो मैं फंक्शन यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस्ट पर अल्फा y रेस्ट पर बीटा। इसको हम यहाँ कैपिटल Y लिख देते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन निकालना है आपको, तो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन का ये साइन होगा बेटा। क्या फॉर्मूला होता है आपका? d log y बाय x ओवर d log mrts। ठीक है जी, mrts या mrs जो भी आप लिखना चाहें। तो mrts पहले मैं निकालूंगा। mrts क्या होता है बेटा? dy बाय dx माइनस ऑफ dy बाय dx, यानी कि f डैश x बाय f डैश y। सो f डैश x यहां से विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, a अल्फा x रेस्ट पर अल्फा माइनस 1 y रेस्ट पर बीटा एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं a x रेस्ट पर अल्फा बीटा y रेस्ट पर बीटा माइनस 1। अब देखो चीजें कुछ कैंसिल होती हैं क्या? a से a कैंसिल हो गया और अल्फा बाय बीटा एज इट इज रह गया। y रेस्ट पर बीटा माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ऊपर y बच गया। ये अल्फा माइनस 1 से अल्फा पावर कैंसिल हो गई, x बच गया। तो ये हमारा आ रहा है MRTS। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यही आ रहा है। अब इसके बाद इस फॉर्मूला में बस वैल्यू डालनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। d log y बाय x ओवर d log MRTS इज अल्फा बाय बीटा y बाय x। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करने के काफी तरीके होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फिलहाल मैं हैमंड वाले तरीके से सॉल्व करता हूं। सिंपली log ऑफ समथिंग, d log y by x इज 1 ओवर y by x, d ऑफ y by x। सेम ऐसे यहां पर 1 ओवर अल्फा बाय बीटा y by x, d अल्फा बाय बीटा y by x। कुछ नहीं करा है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log को हटाया मैंने और कुछ नहीं करा है अभी। ठीक है जी, तो अब यहां पर बेटा इस y/x से ये y/x कैंसिल हो गया, ये अल्फा बाय बीटा है ऊपर चला गया, या इसको यहीं नीचे रहने देते हैं, अभी कोई बात नहीं। सो न्यूमरेटर में वी हैव d ऑफ y/x। अब यहां पर देखो बेटा, d ऑफ दिस अल्फा बाय बीटा तो कांस्टेंट है, तो अल्फा बाय बीटा बाहर आ गया। ठीक है जी, और एक ये वाला अल्फा बाय बीटा था, ऐसे हमारे पास बच गया dy बाय x। ये बात समझ में आ रही है? एक d से अल्फा बाय बीटा बाहर आ गया, एक अल्फा बाय बीटा डिनोमिनेटर में पहले से था हमारे पास। तो फाइनली ये अल्फा बाय बीटा, ये अल्फा बाय बीटा कैंसिल हो गया, और फाइनली dy बाय x कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आ गया है इसका, यही हमें शो करना था। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है, हैमंड में यही वाला तरीका गिवन है। वैसे मैंने 2-3 और अलग अलग तरीकों से विदाउट लॉग और काफी तरीकों से क्लास में कराया हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए यही काफी है। फटाफट से इसको कॉपी कर लो बेटा। चलिए जी, अब है बेटा 3 का बी।
द अमाउंट ऑफ एक्स सम गुड्स डिमांडेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस, ठीक है, एंड द अमाउंट ए प्रोड्यूसर स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्राइस पर डिपेंड करेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एफ डैश पी इज नेगेटिव, एफ डैश ए इज पॉजिटिव, समझ पे। द प्राइस डिपेंड वेदर द मेजर्ड बाय पैरामीटर दिस इन दिस, टैक्स रेट, प्राइस टैक्स रेट पर डिपेंड करेगा, जी डैश डब्ल्यू इज पॉजिटिव, जी डैश टी इज इतना, डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू इज वेदर, ठीक है होगा। द अमाउंट स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन टी टैक्स रेट, A is a function of tax, h dash t is positive। यहाँ एक मिनट रुक जाते हैं, जब इतने सारे फंक्शन कुछ दे दिए हो ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में, एक तो अलग से फंक्शंस लिख लो और एक चार्टिंग कर लो कौन किसका फंक्शन है, बाद में दिक्कत रहेगी, नहीं तो क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं भाई आराम से। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, कहता है x is a function of b and a, P is a function of W and T and A is a function of T, ठीक है। और हमको क्या क्या गिवन है, F डैश P जो है वो नेगेटिव है, F डैश A जो है वो पॉजिटिव है। मैं आपको दिखा दूं ये कहां दिया हुआ है, देखो बेटा, F डैश P नेगेटिव दिया है, F डैश A पॉजिटिव दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ये जो G फंक्शन है इसके लिए जी डैश डब्ल्यू पॉजिटिव गिवन है और जी डैश टी नेगेटिव गिवन है, ठीक है जी। और ए फंक्शन ऑफ एच के लिए एच डैश टी, एक मिनट, एच डैश विद रिस्पेक्ट टू टी पॉजिटिव गिवन है। चार्टिंग कर लें जरा एक बार ताकि हम भूलें ना। एक्स जो है वो बी और ए का फंक्शन है, सॉरी पी और ए का, ठीक है। P जो है वो W और T का फंक्शन है, A जो है वो T का फंक्शन है। यहां से सब क्लियर हो रहा है ना कौन किसका फंक्शन है, ठीक है। इससे हमको क्वेश्चन ना एकदम क्लियर समझ में आ गया। जब ये पेपर बच्चे देखे आए थे तो वो कह रहे थे सर ये क्वेश्चन तो काफी टफ था, ऐसा था वैसा था, लेकिन ये चार्टिंग के बाद जब आप देखेंगे एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना डिफिकल्ट था, इसको करना डिफिकल्ट नहीं। देखिए जरा अब क्या पूछता है, पूछेगा जी, कहता है इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस, यानी कि टी अगर इंक्रीज होता है, द डिमांड फॉर गुड्स नेसेसरी टू इंक्रीज, डिक्रीज और ईदर, प्राइस इंक्रीज और टैक्स इंक्रीज होगा तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है जी। यानी कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा जब टैक्स इंक्रीज होगा तो, ठीक है। चार्टिंग से आप देख लो कौन कौन सा पाथ आ रहा है टी के लिए। एक तो ये पाथ आएगा टी का, डेल एक्स बाय डेल पी बाय डेल टी, प्लस एक ये वाला पाथ आएगा डेल एक्स बाय डेल ए बाय डेल टी, ठीक है जी। डेल एक्स बाय डेल पी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, एफ डैश पी, डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी यानी कि जी डैश टी, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, प्लस डेल x बाय डेल a, f डैश a, डेल a बाय डेल t इज h डैश t, ठीक है जी। अब देखो ये हमको गिवन है नेगेटिव, g डैश t भी नेगेटिव, f डैश a इज पॉजिटिव, g डैश t इज, sorry, h dash t is positive. So finally this is positive, this is positive, positive plus positive is positive. So finally we can say कि del x by del t is positive, यानी कि जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज होगा हमारी ये डिमांड जो है इंक्रीज होगी, ठीक है जी। चलो तो बस इतना ही इसमें बताना था और तो कुछ नहीं करना था। कॉपी कर लो बेटा हिंट। चलिए बेटा, तो ये भी हो गया 3 का भी हमारा। अब फोर्थ, फोर्थ डिफाइन द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लास में बहुत अच्छी तरह से हमने किया हुआ है।
रैंक क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, और वो सब इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस आप सबको समझा देंगे, और डिटर्मिनेंट से एग्जांपल सिंपल देके भी कहानी वानी सेट कर देंगे। 2 नंबर मिलने, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर बेस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसका रैंक निकालना है। ठीक है जी। इस तरह का भी एक क्वेश्चन हर साल ना आ ही जाता है। नॉर्मली एक वेरिएबल वाला आता था, इस बार 2 वेरिएबल वाला आ गया, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होंगे। आपको ए मैट्रिक्स दिया है बेटा, इसमें 1 2 एंड 4, 3 पी एंड 2, 1 7 2, 1 क्यू एंड 3। दिस इज 3 रोज 4 कॉलम्स। हमको इसका रैंक निकालना है बेटा। आपको पता है इसकी रैंक के लिए हम 3x3 के डिटरमिनेंट निकालना शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब इसकी रैंक 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पहले हम 3 के लिए बात करते हैं। देखो बेटा, तो अगर इसकी रैंक जो है वो हमको 3 डिक्लेयर करनी है, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4x4 तो इसमें निकलेगा ही नहीं। रैंक ऑफ ए 3 के लिए आपको चाहिए कोई भी 3x3 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो मैं एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, 1 2 4 3 p2 1 7 2 का डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से मेरे को वैल्यू मिलेगी p शुड नॉट बी इक्वल टू 31। ठीक है जी। तो हमने कह दिया कि अगर p नॉट इक्वल टू 31 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ q, q की कोई वैल्यू भी हो, तो ये रैंक 3 आएगी। ठीक है जी। अब केस 2 भी हो सकता है इसमें। रैंक ऑफ ए 3 इस तरीके से भी आ सकती है कि ये जो Q को लेके हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 2 4 1 7 2 1 Q3, हमने P को नहीं लिया। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है ये नॉन वैनिशिंग हो जाए। भाई हमें तो कोई भी 3x3 का एक डिटर्मिनेंट नॉन वैनिशिंग चाहिए ना, दोनों थोड़ी ना चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा Q इज नॉट इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है 9/2। P की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P। ठीक है जी। तो या तो ये बन जाए या तो ये बन जाए, दोनों ही केसेस में रैंक ऑफ ए जो है वो बेटा क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं P को 31 डाल दूं एंड Q को 9/2 डाल दूं, तो आप ये समझ गए कि 3x3 के सारे डिटर्मिनेंट ये वैनिश हो जाएंगे। अब रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मली ऐसे केस में हम लोग वैल्यू डाल डाल के देखते हैं कि अगर P को 31 डाल के फिर उसके बाद सॉल्व कर लो पूरा, Q को 9/2 डाल के फिर सॉल्व कर लो, वैसा कर सकते हो, या फिर सीधा भी ऐसे लिख सकते हो। तो समझ गए बेटा, रैंक ऑफ ए 3 का केस ये रहा, रैंक ऑफ ए 2 का केस ये रहा। ठीक है जी। चलिए कॉपी कर लो बेटा एक बार इसको। चलिए बेटा, अब आपको कहता है फिफ्थ का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? p डॉट x माइनस ए इक्वल टू 0 थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया 0 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसका डायरेक्शन वेक्टर बना लेंगे। वेयर डज द, पहले तो इतना ही कर लेते हैं ना, फिर देखेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है ये, p डॉट x माइनस ए इक्वल टू 0 हमको चाहिए। एक पॉइंट जहां से ये पास कर रहा है a, वो इसने हमको दे दिया ओरिजिन, और डायरेक्शन वेक्टर के लिए डायरेक्शन b माइनस ए होता है, a आप ये वाला नाम ना दे, कोई भी दे दे। तो डायरेक्शन वेक्टर इसने हमको दे दिया है, ये दो वेक्टर थे ना हमारे, 4 1 -1 -1 2 2। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया 3 -1 -3। ठीक है जी। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया, ये हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, यानी कि P। चलो जी। तो P1 P2 P3 डॉट x1 x2 x3 माइनस ए,
इक्वल टू 0। ये होगा ना भाई, ए था 0 0 0 और एक्स था x1 x2 x3, p1 p2 p3 की वैल्यू यहां से डाल दूंगा मैं। 3 -1 -3 डॉट x1 -0 x2 -0 x3 -0 इक्वल टू 0। अब ये इसको आप मल्टीप्लाई करके यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ जाएगा सिंपल। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया बेटा, 3x1 -x2 -3x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, इसमें हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, आगे देखिए क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट विद दिस लाइन। अब ये प्लेन इस लाइन में कहा इंटरसेक्ट करेगा बेटा? लाइन में x1 की वैल्यू ये रही, x2 की ये रही, x3 की ये रही, सारी वैल्यूज वहां पुट करके t निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, x1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, x2 की कर दूंगा और x3 की कर दूंगा, यही कर देता हूं। 3 इंटू x1 था मेरे पास -t+2 माइनस x2 था बेटा 2t - 1 -3 इंटू t+3 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके आप t निकाल लेंगे, t आएगा -1/4। अब t से आपको x1 x2 और x3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। भाई t -1/4 आ चुका है आपके पास सॉल्व करके। अब उसके बाद उस t को एक बार यहां डाल दो, एक बार यहां डाल दो, एक बार यहां डाल दो, x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो ये अपनी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक वीडियो पॉज करके बेटा एक बार कॉपी कर लेना है। चलिए बेटा, इसके बाद फिफ्थ का भी देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नॉन नल वेक्टर, x जो है वो नल वेक्टर नहीं है, ठीक है। ax इक्वल टू लैम्डा x, या आइगन वैल्यूज में आपने ऐसा कुछ कहा होगा। a हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड लैम्डा एंड कंप्यूट दिस। पहले लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसमें हमको गिवन है ax इक्वल टू लैम्डा x, a की वैल्यू हमको गिवन है 1 3 2 0, ठीक है। और फिर एंड में कुछ और फाइंड करना है बात पे। तो यहां से आप समझ गए होंगे ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा i इंटू x इक्वल टू 0। ये बन गया बेटा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। चलो पहले वैल्यू डाल लेते हैं हम यहाँ पर, a माइनस लैम्डा i, तो a माइनस लैम्डा इंटू i, सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा 2 3 और माइनस लैम्डा, ऐसे ही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये यहां से वैल्यू आ गई है 1 माइनस लैम्डा 2 3 और माइनस लैम्डा इंटू एक्स होगा आपका x1 x2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां तक आ चुका है। अब आप ये जानते हो ये है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इसमें या तो a डिटर्मिनेंट जीरो और नॉन जीरो होगा, तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे, x1 भी 0 x2 भी 0। और अगर a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, जिसमें x1 और x2 की वैल्यू t की टर्म्स में आएंगी या k की टर्म्स में आएंगी। एक को k अज्यूम करके बाकियों को k की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिलहाल यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है बेटा x जो है एक नॉन नल वेक्टर है, 0 0 नहीं है, तो ये वाला सिचुएशन रूल आउट हो जाती है। तो नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए अब आप समझ ही गए हो कैसे करोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप इस a डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करोगे। a डिटर्मिनेंट क्या है बेटा आपके पास,
1 माइनस लैम्डा 3 2 और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी बेटा 3 एंड -2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे अलग अलग। एक बार आप लैम्डा को 3 पुट करोगे, एक बार लैम्डा को -2 पुट करोगे। ये इक्वेशन बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। लैम्डा को अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 1 - 3 2 3 - 3 x1 x2 इक्वल टू 0 0। अगर लैम्डा को मैं 2 पुट करूंगा तो 1 - 2 3 2 -2, यहां वैल्यू डालता जा रहा हूं मैं सारी, x1 x2 इक्वल टू 0 0। ये दोनों ही अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन गए ट्रिवियल सॉल्यूशंस के साथ। अब आप x1 x2 के लिए सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है, एक को t अज्यूम करके बाकी दूसरे को t की टर्म्स में सॉल्व कर लेना। मेरे पास आंसर्स हैं शायद। जब आप x1 को t पुट करोगे यहां पर सॉल्व करने के लिए तो x2 की वैल्यू भी t आ जाएगी। ठीक है जी, और यहां पर 3/2 t आ जाएगी। तो ये जो आपका वेक्टर बनेगा ये बनेगा बेटा t11, और ये वेक्टर बनेगा बेटा t कॉमन है उसके बाद 1 एंड 3/2। ठीक है जी, तो ये आपका आइगन वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा। यहां तक आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, फिर हम आगे चलते हैं क्या कहता है हमको। चलिए बेटा, इसके बाद हमको कहता है एंड कंप्यूट a रेज़्ड टू पावर 10x फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बेटा a रेज़्ड टू पावर nx विल बी लैम्डा रेज़्ड टू पावर nx, ये आपको पता है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है a रेज़्ड टू पावर 10x यानी कि लैम्डा रेज़्ड टू पावर 10x। ठीक है जी, एक बार फाइंड करेंगे व्हेन लैम्डा इज 3 वाले केस में, एक बार फाइंड करेंगे व्हेन लैम्डा इज -2 वाले केस में। ये जो दो केसेस अभी कंसीडर किए थे ना इनमें, तो लैम्डा 3 वाले केस में हमारे पास आएगा a रेज़्ड टू पावर 10x इज इक्वल टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 10। x की वैल्यू क्या थी बेटा t इंटू 1 1, और यहां पर आएगा a रेज़्ड टू पावर 10x इज इक्वल टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 10 t इंटू 1 एंड 3/2। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 3 रेज़्ड टू पावर 10 इंटू दिस 3 इंटू 10 ऐसे करके यहाँ पर छोड़ देना आपने। ठीक है बेटा, ये हिंट कॉपी कर लो एक बार। चलिए बेटा, तो ये 5 का बी भी हमने कर लिया। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। For the following function defined R2, ठीक है, critical points classify them maxima minima set है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशंस में थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका और कोई खास बात। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है बेटा। यहाँ पर हमको बोलता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई 3x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। तो सबसे पहले तो हम f डैश x निकालेंगे, f डैश y निकालेंगे। f डैश x निकालेंगे 12x क्यूब प्लस 6xy। f डैश y निकालेंगे। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक कर लेना और वहीं से खुद करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहां से आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है जी, एक बार तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको x इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड 2x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है। सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू प्लस माइनस y मिल रहा है। ठीक है, चलो जी, अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे करके पॉइंट निकलेंगे। ये बस थोड़ा सा टेक्निकल था इस क्वेश्चन में।
तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो यहां से एक पॉइंट बनेगा, x अगर 0 है तो y भी 0 है, x अगर प्लस 0 है तो y प्लस 0 है, x अगर माइनस 0 है तो y माइनस 0 है, प्लस माइनस 0 0 ही होता है। ठीक, अब यहां पर होगा, एक बार y को x पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, एक बार y को माइनस x पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, y x होगा, y माइनस x होगा, यहां से x की वैल्यू और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से x आ रहा है माइनस हाफ और इधर से x आ रहा है हाफ। एक बार आप चेक कर लेना, तो अब आप समझ गए, अगर x माइनस हाफ है तो y इक्वल टू x है, y भी माइनस हाफ हो गया, x हाफ है तो y माइनस हाफ हो गया। ठीक है जी, तो बेटे मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, मैं यहाँ पे लिस्ट अगर आपको कर दूं आगे के लिए, तो एक आ गया 0 0, एक आ गया माइनस हाफ, माइनस हाफ, थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, एक आ गया हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, तो ये मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे, एफ एक्स एक्स निकालूंगा, एफ वाई वाई निकालूंगा, एफ एक्स वाई निकालूंगा। एफ एक्स एक्स अगर मैंने निकाला तो ये आ गया 36x स्क्वायर प्लस 6y, एफ वाई वाई अगर निकाला तो माइनस 6y, एफ एक्स वाई अगर निकाला तो 6x। एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरह चेक भी कर लेना। वैसे हैमंड के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप इसको ए बोलते हो, इसको बी बोलते हो और इसको सी बोलते हो। अब हम हेसियन निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इस पेपर में अब हेसियन निकाल के दिखा रहा हूं, आगे किसी क्वेश्चन में हेसियन निकालूंगा सीधा लिख दूंगा। एसीएम क्या होता है बेटा, AC माइनस बी स्क्वायर भी आप सीधा भी लिख सकते हो, या हम लोग तो पूरा लिखते हैं बेटा, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई, तो ये आपका AC माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, अब इन सब को इन स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए वैल्यू कर लें। कैसे कैसे करते हैं, पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, तीसरा हाफ कॉमा माइनस हाफ। इन तीनों पॉइंट्स के लिए एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई और हेसियन डिटर्मिनेंट यानी कि AC माइनस बी स्क्वायर। अब सारे पॉइंट्स आप डालते जाना हो, देखते जाना क्या क्या आ रहा है। मेरे पास आंसर है, मैं सीधा लिख देता हूँ, एफ एक्स एक्स 0 आएगा, एक्स 0 वाई 0 डालेंगे तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, 36x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6y 6x। ठीक है, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, हेसियन डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हमारा क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तो 0 0 पे क्राइटेरिया फेल हो गया, तो ऐसे केस में नॉर्मली हम एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे लेके देख लेते हैं, 0,-1 ले लो, 0,+1 ले लो, फंक्शन को वैल्यू करके देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। मैंने देखा है कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से पहले फंक्शन पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं बना। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो ये मिनिमा बन जाता, ऐसे जा रहा होगा फंक्शन।
दोनों नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं तो भी समझ में आता है कि फंक्शन ऐसे आ रहा होगा और मैक्सिमा बन गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो कुछ नहीं बना, तो क्राइटेरिया फेल, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसके बाद आगे चलेंगे हम माइनस हाफ और माइनस हाफ पे ये पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई भी पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स वाई नेगेटिव आ रहा है, हेसियन पॉजिटिव आ रहा है, हेसियन पॉजिटिव आ रहा है और दोनों ही डिटर्मिनेंट पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा। ठीक है जी। सेम इसके लिए x को हाफ और y को माइनस हाफ यहां पर डालने के बाद इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें भी ये मिनिमा ही बन रहा होगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा, वैल्यूज डाल डाल के देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते थे इसको। अभी टाइम बचाने के लिए मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। अपनी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वाला है। दिस फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिस फॉर व्हिच f इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए वही डिटरमिनेंट सारे निकालने पड़ेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्वेश्चन अपने आप में आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखो, ये हमको इसने एक फंक्शन दे दिया, x1 का क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस हाफ ऑफ x1 सॉरी x2 का स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 2x1 माइनस 8। ठीक है, आप यहां पर पहले f डैश x और f डैश y निकालोगे और इक्वल टू 0 रखोगे। f डैश x आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 2x2 माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये आ गया 2x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको x1 की वैल्यू मिलेगी 2/√3, x2 की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 4/√3, x1 की एक और वैल्यू मिलेगी -2/√3 और x2 की भी कॉरस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 4/√3। कैलकुलेशन एक बार बस चेक कर लेना। अब वही काम करना है इन दोनों के लिए भी, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई और हेसियन डिटर्मिनेंट सब चेक करो। ठीक है जी, तो बस आपको कुछ नहीं करना, एफ एक्स एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एफ एक्स एक्स, तो ये मैं बता दूं, एफ एक्स एक्स यानी कि 6x1 प्लस 4 आ जाएगा, एफ वाई वाई यानी कि x2 x वाई 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 यहाँ से दिस इज 1 आ जाएगा, x वाले को भी रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देखना और हेसियन भी आ जाएगा। अब एक बार x1 की वैल्यू ये डालना, x2 ये डालना यहाँ। ठीक है जी, तो यहां से आपको ये मिलेगा पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव पॉजिटिव है ही, हेसियन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ गया आपका कॉन्वेक्स। दोनों सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है और हेसियन भी पॉजिटिव है। यहां पर अगर ये वैल्यू जब आप यहां डालोगे, ठीक है जी, तो ये शायद नेगेटिव आएगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव पॉजिटिव है ही, तो क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है तो ये नॉट कॉन्वेक्स की कैटेगरी में आ जाएगी। तो सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है बेटा, एक बार कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लेना, बेसिक कंसेप्ट यही है। चलिए बेटा, तो ये हमने कर लिया था 6 का, ए और बी दोनों हो गए। ठीक है, सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 3, इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 करने हैं आपको। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सो दैट ऑल 3 वेरिएबल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट्स, इतना एंड इतना। वन एक्सोजीनियस तो एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा। यहाँ पर x को एक तरफ रखना है, y और z को एक तरफ रखना है, ऐसा बोल रहा है।
और इसमें z को एक तरफ रखना है और x और y को एक तरफ रखना है, ऐसा बोल रहे हैं। एक तरफ रखना है क्या मतलब, वो कंपैरेटिव स्टैटिक्स में हमने किया था, एक बार बताऊंगा अभी। चलिए, इन द नेबरहुड ऑफ दिस, यानी कि ये एक पॉइंट भी हमको दे दिया जिसपे हमको जैकोबियन वगैरह चेक करके देखते थे ना, तो ये पॉइंट हमको दे, ठीक है। सो दैट द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल इफ द एक्सोजीनियस वेरिएबल इंक्रीजेस बाय दिस, एस्टिमेट द चेंज इन एंडोजीनियस वेरिएबल। एक्सोजीनियस वेरिएबल अगर चेंज होता है इससे, अब एक्सोजीनियस वेरिएबल एक बार ये है, एक बार ये है, तो दो क्वेश्चन है बेसिकली। चलो पहले क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको, फिर आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इसमें इसने हमको बोला पहली इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5, फिर बोला 3x स्क्वायर बाय z इक्वल टू 12। एक पॉइंट इसने हमको दिया हुआ है, x है 2, y है 1, z इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते थे थोड़ा याद दिलाता हूं। नोटेशनली हम इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ x y z इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे अनदर फंक्शन ऑफ x y z इक्वल टू 0, फिर डिफरेंशियल लगा लेंगे दोनों तरफ, f डैश x dx, f डैश y dy, f डैश z dz इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही g डैश x gx, g डैश y dy, g डैश z dz इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते थे भाई, दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल एक तरफ रहेंगे, एक वेरिएबल उस तरफ चला जाएगा। कौन सा वाला वेरिएबल उस तरफ जाएगा, जो उसने बोली है ना अलग अलग फिलॉसफी की, इसको एक्सोजीनियस इसको एंडोजीनियस लो। फिलहाल हम खाली इक्वेशंस बना के छोड़ देंगे। देखो f डैश x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 1 आएगा, 1 इंटू डी एक्स, प्लस f डैश y करूंगा तो 2 आएगा, 2 इंटू डी वाई, प्लस f डैश z करूंगा तो 1 आएगा, 1 इंटू डी जेड इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये यहां तक मैंने बना के छोड़ दी, ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, g डैश एक्स, आप सिर्फ g डैश एक्स देखो, विद रिस्पेक्ट टू x में इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो बेटा क्या होगा, 6x y और z एज इट इज रहेगा इंटू dx। अब इस पर इस पॉइंट को डालूंगा ताकि ये वैल्यू हो जाए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की 1 और z की 1, तो x को 2, y को 1 और z को 1 डाल के आ रहा है 12, तो 12 इंटू dx, ठीक है जी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर g डैश y करूंगा अब मैं, इस तरह g डैश y जब आप करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1, z इंटू डी वाई, x को 2, y को 1, ये भी 12 dy आ जाएगा। इसी तरह से जब g डैश z इंटू डी जेड करोगे, ये भी 12 इंटू डी जेड आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया है dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गई है, तो ये दो इक्वेशन आ गई हैं बेटा यहां से। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार देख लेना। अब आगे चलते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस का हमको क्या करना है। दो केसेस क्वेश्चन वाले ने बोले थे, पहले में इसने हमको बोला केस 1, x आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल है, y और z एंडोजीनियस रहेंगे, तो y और z वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे खाली। इक्वेशन 1 में 2y प्लस dz इज इक्वल टू माइनस dx, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में से dx वाली टर्म को मैं उस तरफ ले गया, इसमें से भी dx वाली टर्म को उस तरफ ले जाऊंगा, dy प्लस dz इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। ये केस 1 की दो इक्वेशन बन गई। केस 2 बेटे साथ साथ मैं इसलिए करवा रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा हो, ये साथ साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पहली बार मैं कोई टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, ये आपको ये टॉपिक ऑलरेडी आपने किया हुआ है, मैं एक बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पहले मेन वीडियो जाके देखा हो बेटा, उसमें आप कंपैरेटिव स्टैटिक्स वाला टॉपिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरा केस बनेगा हमारा,
दूसरे केस में हमारे पास है कैलकुलेशन नोट चेक करना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। अभी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट देखता हूँ जरा। चलो आप कैलकुलेशन देख लेना, खैर कोई बात नहीं। दूसरे वाले में इसने हमको बोला था z एक तरफ रहेगा, x y दूसरी तरफ रहेगा, तो इसमें x और y की टर्म्स को एक तरफ ला रखेंगे, dx प्लस 2dy इक्वल टू माइनस dz इक्वेशन 1, फिर dx प्लस dy इक्वल टू माइनस dz इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो दो इक्वेशन आ गई हैं। एक बार जैकोबियन, हम इसमें जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो है वो चेक कर लेंगे, नॉन जीरो होना चाहिए, 2 1 1 1 लग रहा है नॉन जीरो आ रहा है। इसका भी जैकोबियन, जैकोबियन मतलब ए डिटर्मिनेंट, ये क्रॉस चेक करना कि हाँ इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी लग रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, तो जैकोबियन दोनों नॉन जीरो आ गए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन वाले की बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहता है। कहता है एक्सोजीनियस वेरिएबल इंक्रीजेस बाय 0.25, एंडोजीनियस में चेंजेस आपको बताने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने हमको बोला है इस केस में एक्सोजीनियस वेरिएबल है डी एक्स 0.25 है अगर, तो बाकियों का चेंजेस बताना है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 2dy प्लस dz इक्वल टू माइनस 0.25 इक्वेशन 1, dy प्लस dz इज इक्वल टू माइनस 0.25 इक्वेशन 2। इसमें यहां पर एक्सोजीनियस वेरिएबल dz है, तो ये dz अगर 0.25 है तो क्या होगा पूछ रहा है, dx plus twice of dy is minus 0.25 equation 1, dx plus dy minus 2.5 equation 2। अब यहां से आप dy और dz की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करने इक्वेशन से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे, प्रेफर करेंगे कि ग्रामर रूल से करें, अदरवाइज आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डी वाई और डी जेड आएगा, मैं देखूं मेरे पास अगर आंसर, हाँ मेरे पास आंसर्स हैं। फर्स्ट केस में बेटा डी एक्स 0.25 है तो डी वाई आ रहा है 0 और डी जेड आ रहा है माइनस 0.25। यहाँ पर अगर डी जेड 0.25 है तो डी वाई यहाँ 0 आ रहा है, ये डी एक्स 0 आ रहा है। एक मिनट, ये जो आंसर गिवन है इसमें मेरे पास डी वाई 0 आ रहा है और डी एक्स आ रहा है माइनस 2.5। तो चेंज इन एक्सोजीनियस वेरिएबल से चेंज इन एंडोजीनियस वेरिएबल हमने बता। हिंट कॉपी कर लो बेटा, वीडियो यहाँ पॉज कर लेना। चलिए बेटा नेक्स्ट हमको क्वेश्चन करना है 7th का बी पार्ट। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार पहले भी एग्जाम में आया, हमने क्लास में भी इसको काफी डिस्कस किया है। कहता है एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग एट अ हॉट सरफेस टेम्परेचर व्हिच इज एट इतना पॉइंट राइट टू द दिस, ये हमारी टेम्परेचर की इक्वेशन है। The insect is at point this in which direction it should move to cool off faster, किस डायरेक्शन में जाएगा कि मोस्ट रैपिड चेंज आएगा, कोई डायरेक्शन डेरिवेटिव में मोस्ट रैपिड चेंज वाला है, हाउ फास्ट विल द टेम्परेचर विल ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, फटाफट से बस हिंट दे देता हूं बेटा, ये तो आपकी टेम्परेचर की इक्वेशन इन्होंने दे दी है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जी डैश एक्स निकाल लोगे, जी डैश वाई निकाल लोगे, जी डैश एक्स तो आ गया -2x और जी डैश वाई आ गया -6y। एक पॉइंट भी इन्होंने हमको दिया था 2 1 पर है वो। और इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, एच और के की डायरेक्शन में जाते हैं, जो कि एक यूनिट वेक्टर होता है, अभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है जी, तो ये आपको पता है एफ डैश एक्स इंटू एच, एफ डैश वाई इंटू के। ठीक है, ग्रेडियंट वेक्टर ऐसे निकालना है, एफ डैश एक्स यानी कि जी डैश एक्स है इसमें, -2x इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट -4, -6y इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट -6।
तो -4 इंटू एच -6 इंटू के। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए एच और के को कैसे निकालते हैं बेटा, -4 ओवर यूनिट बना लेंगे, -6 ओवर यूनिट बना लेंगे, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसके आगे की सारी कहानी आप जानते हो जो मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, मोस्ट रैपिड इंक्रीज, मोस्ट रैपिड डिक्रीज और किस रेट से चेंज हो रहा है वो सब। ठीक है, फटाफट से बस ये हिंट कॉपी कर लो, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। चलिए बेटा, तो 7th के बाद है 8th। ए हमको एक मैट्रिक्स दिया 3x3, बी एक वेक्टर दिया है। इज द इक्वेशन ax इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बताना है, चैप्टर 14 में काफी कुछ हमने किया है, अपनी तरह का एक इजी टाइप का क्वेश्चन। देखो बेटा, ए इसने हमको दिया है 1 -4 -3 3 2 -2 4 -6 -7, और बी इसने हमको दिया है b1 b2 b3। ठीक है, अब आप ये समझना जरा, अगर मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ax इक्वल टू बी का, ठीक है जी, तो a, चलो लिख देता हूं एक बार फिर रब कर दूंगा, इंटू एक्स यानी कि x1 x2 x3 या xyz जो भी, इक्वल टू b1 b2 b3। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये। तो यहां से मैं सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालूंगा और देखूंगा कि क्या आता है, और फिर उसके बाद a ऑगमेंट b मैट्रिक्स भी बना लूंगा। a ऑगमेंट b मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 -4 -3 3 2 -2 4 -6 -7, और ऑगमेंटेशन दूंगा b1 b2 b3 से। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए, तो फालतू की ये चीज मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं ताकि जगह बच जाए। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 नजर आ रहे हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 नजर आ रही हैं। अब a का डिटर्मिनेंट मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि कुछ भी मिसिंग नहीं है, सारे कांस्टेंट हमको मालूम है, तो जो आएगा वो आएगा। यहां पर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मेरे हिसाब से आ जाएगा 0। ए डिटर्मिनेंट 0 आते ही हमने डिक्लेयर कर दिया रैंक ऑफ ए इज 2, 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 होते ही रैंक ऑफ ए आ गया 2। अब रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी की बात है, उसमें तो बी की काफी सारी वैल्यूज हैं। अभी हमसे कंसिस्टेंट चाहता है या इनकंसिस्टेंट चाहता है, कंसिस्टेंट चाहता है। भाई कंसिस्टेंट में या तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन आपका, या आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो जा चुका है, तो अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला केस ही हमारे पास बचा है। तो अब हमको इस क्वेश्चन को लेके जाना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी। इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए 2 आ चुका है, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी को भी 2 ही आना होगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, इस रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी को 2 बनाना है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी 2 कब बनेगा, जब इसके 3x3 के सारे डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएंगे। तो आप इसका 3x3 का वो वाला डिटर्मिनेंट वैनिश कर दो जिसमें b1 b2 b3 आ रहा हो, क्योंकि बाकी तो वैनिश हो ही गया, वो तो हमने ए में ही देख लिया। तो इसको वैनिश करते ही आपको b1 b2 b3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। बेसिकली वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, एक इक्वेशन मिलेगी, ऑल दोस वैल्यूज ऑफ b1 b2 b3 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा आंसर होगा। मेरे पास यहां पर है ट्वाइस ऑफ b3 प्लस ट्वाइस ऑफ b1 माइनस b2 इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लेना ऐसा आता है कि नहीं आता। ऐसा करने से हमें रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी भी 2 ही मिल जाएगा, जो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस बन गया, यानी कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 8th का बी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है हमको मालूम है, फिर भी इसने बता दिया।
ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, 3 क्रॉस 3 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेनी है, फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन व्हिच इज इनवर्टिबल। इन्वर्ट एग्जिस्ट कब करता है बेटा? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है, so that its inverse is also lower triangular। मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दिक्कत है, या आप कर लोगे खुद से फटाफट से, थोड़ी सी हिंट ले लो बस। बेटा एक आपने कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ली, A00 BC0 DEF। अब इन्वर्टेबल इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ए डी डिटर्मिनेंट आएगा A00 BC0 DEF, ये डिटर्मिनेंट निकाल के नॉन जीरो रखना है। आपको वैसे भी पता, वैसे तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल ही लोगे, वैसे आपको पता होगा ट्रायंगुलर के लिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही डिटर्मिनेंट होता है, ACF शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद इसने बोला सो दैट इनवर्स इज आल्सो लोअर ट्रायंगुलर, तो आपका इसका इनवर्स निकाल देना, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 11th-12th क्लास में आपने किया हुआ है। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये भी लोअर ट्रायंगुलर ही होगा। बस ये क्रॉस चेक कर लेना आपको। चलिए बेटा, इसके बाद 9th का एक, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज कोसाई कॉनकेव। कोसाई कॉनकेव हमने बहुत अच्छी तरह से किया है, वो अपर लेवल सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट, उससे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम करे हुए हैं क्लास में। फिर भी यहाँ पर इसको हम दूसरा जो हमने डिटर्मिनेंट मेथड किया था उससे कर देते हैं फटाफट, पहले वाले से हमने क्लास में इसको करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है बेटा ये, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाय इक्वल टू y इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स। तो एक मेथड डिटर्मिनेंट वाला है, आप हेसियन डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, याद है आपको, 0 f डैश x f डैश y f डैश x f डैश y f x x f y y f x y f x y। ये डिटर्मिनेंट आप निकाल लेना, यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल देना। वैल्यूज है मेरे पास 0 माइनस वाई ई रेज़ पावर माइनस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स माइनस वाई ई रेज़ पावर माइनस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स। कैलकुलेशन बेटा जरूर चेक कर लेना आप एक बार। ये डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब कोसाई कॉनकेव है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड था बेटा, उसमें आप इसके अपर लेवल सेट निकालते हैं, इसके लेवल कर्व्स आप निकाल लेंगे और अपर लेवल सेट निकाल के वहां से आप इसको बताएगा। दोनों मेथड इजी हैं, दोनों में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, कोई सा भी कर सकते हैं, जो आपको क्लिक कर जाए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ। चलिए बेटा 9th का बी पार्ट है, a company produces 2 goods butter and jelly, sells them at a price of 2 and 3। तो बेटा रेवेन्यू हो जाएगा, ये हम बटर को x बोल रहे हैं, जेली को y बोल रहे हैं, 2 रुपीज में x सेल करते हो और 3 रुपीज में y सेल करते हो, तो टोटल रेवेन्यू होगा 2x + 3y, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इतना, ठीक है। हाउ मच द बटर एंड जेली शुड द कंपनी बी प्रोड्यूस, ठीक है। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कुछ नहीं करना है बेटा, इसका प्रॉफिट फंक्शन बना देना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 2x + 3y टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आ जाएगा x² + 3xy + y²। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, फिर सेकंड डेरिवेटिव और फिर हेसियन, वहां से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं थी, आप कर लेंगे, हिंट कॉपी कर लो करना है तो। इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फंक्शन
Determine the values of constant ABC such that f has a local minima at this and local minimum value is this. इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है ये, फटाफट से हिंट दे देता हूं बस मैं आपको। बेटा पेपर में आप ध्यान रखना, चॉइस जो है वो आपको क्लियर रखनी है अपनी। पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी आते हैं, तो आपको देखना है कि आपको कौन से चूज करने हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसी क्वेश्चन जरूर करें, उनको ना छोड़ें। ठीक है जी, तो चॉइस में आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है पेपर। तो 10th में कहता है बेटा ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसने हमको बोला है कि एक आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है 2/3 और 1/3, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर आपके जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल टू 0 होंगे। एफ डैश एक्स एफ डैश वाई आपको निकालना है और इन दोनों को डाल के इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है ना भाई, मिनिमम मैक्सिमम तो बाद की बात है, स्टेशनरी पॉइंट तो है ही ना। तो ये एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा 2axy प्लस by प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4xy इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज यहां पुट कर देनी है कंप्लीट, x को ये और y को ये डाल। ठीक है जी, यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ये दो इक्वेशन ए और बी में मिलेंगी आपको, और सीधा सीधा आपका ए और बी यहां से सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से ए आपको 1 मिल जाएगा और बी -2 मिल जाएगा। ठीक है जी, अब एक इसने हमको बोला कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये गिवन था यहां पर हमको, इसने कहा लोकल मिनिमम वैल्यू इज -1/9, यानी कि अगर फंक्शन में हम 2/3 और 1/3 डाल दें तो फंक्शन की वैल्यू -1/9 आती है। ठीक है जी, तो अब इस फंक्शन में यहां x और y को ये डाल देंगे 2/3 और 1/3, तो ये हो गया a इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स y का स्क्वायर प्लस c इक्वल टू -1/9। अब यहां से आपके पास a और b की वैल्यू भी ऑलरेडी है ही, तो अब आपको c भी मिल जाएगा। c यहां से मिलेगा 1/27। अब a b c तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यही हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, और तो कुछ पूछा नहीं था। हिंट कॉपी कर लो बेटा। चलिए, इसके बाद 10th का भी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी विद द वैल्यूज ऑफ एबीसी फाइंड इन पार्ट ए। एबीसी की वैल्यू आ गई, उसके बाद यानी कि ये फंक्शन अब हमारे पास कंप्लीट बन चुका है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस सेट, याद है चैप्टर 17 में किया था। देखो जी, अब ये कहता है कि ये जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन मैंने दिया था, इसमें अब ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो इस फंक्शन में ए बी सी की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये फंक्शन अब आपका बन गया है बेटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 1/27। अब इसने हमको एक रीजन दिया, इस रीजन में आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है, और ये है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। लिख देता हूं मैं यहाँ, पहला कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है 2x
प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो आप समझ गए होंगे, पहले हम इन कंस्ट्रेंट्स को हमेशा ड्रॉ कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो आ गया है। ये इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को अगर 0 डाला तो y 4 आएगा, y को अगर 0 डाला तो x 2 आएगा। तो ये हमारा रीजन बन रहा है ऐसा, ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, इसमें ट्रायंगल ही बनता है, सर्कल ही बनता है। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, याद होगा आपको। सबसे पहले स्टेप 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश वाई इक्वल टू 0। यहां से आपको x और y की वैल्यू या वैल्यूज मिलेंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर x 2/3 और y 1/3 ये आ जाएगा। एक पॉइंट ये बन गया आपके पास स्टेप 1 का। अगर ये इंटीरियर के अंदर है तो इसको रखो, अगर इससे बाहर है तो इसको एक्सक्लूड कर। स्टेप 2, स्टेप 2 याद है, 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने सारे कंस्ट्रेंट जो है इनको पुट करते हैं। एक बार x को 0 डालेंगे तो हमारा जो फंक्शन है ये, इसको मैं z1 बोल देता हूं। x को 0 डालने के बाद ये फंक्शन आया 1/27। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रेंट, एक बार y को 0 डालेंगे, z2, ये फंक्शन आया 1/27। और एक बार यहां से y ले लेते हैं, y को डालूंगा 4 - 2x, तो z3 फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर 4 - 2x माइनस 2x 4 - 2x प्लस 2x 4 - 2x का स्क्वायर प्लस 1/27। z1 z2 z3 आने के बाद अब हम इनके डेरिवेटिव करते हैं और इनके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालकर मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं बाउंड्री के साथ। मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर ये कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे इसमें भी कांस्टेंट आ रहा है, इसमें भी कांस्टेंट आ रहा है, तो आप उस लाइन के अलोंग हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कंसीडर कर लो। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी कि ये लाइन हो गई। अब इस लाइन में हमारा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन सा बन रहा है, सर ये तो बन रहा है 0 0 और 0 4। ठीक है, दो पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे। y इक्वल टू 0, यहां क्या क्या बन रहा है, सर यहां 0 0 बन रहा है और 0 2 बन रहा है। यहां पर इसमें डेरिवेटिव कर देंगे, z3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0, यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। देखो मेरे पास है क्या, हाँ, यहां से आपको x की एक वैल्यू 2 मिलती है और एक वैल्यू मिलती है 2/3। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 2 और 2/3 मिलती है। अब एक बार x को यहां 2 डालो y आएगा, एक बार 2/3 डालो y आएगा। है क्या, x को 2 डाला, करना एक बार, x को 2 डाला तो y को 0 आ रहा है, x को 2/3 डाला तो y एक बार चेक करना 1/3 आ रहा है क्या, एक बार करना, शायद ये 8/3। ठीक है जी, तो अब स्टेप 3, मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स आए थे स्टेप 1 स्टेप 2 में, स्टेप 1 में ये आया 2/3 1/3, स्टेप 2 से कैंडिडेट आ गए 0 0 0 4 0 0, ये आ गया 0 2 0 2 था 2 0 था, ये y0 में 2 0 होगा ना, स्प्रिंट 2 0। और ये पॉइंट आ गया 2 0 था मेरे पास, ये पॉइंट आ गया 2/3 और 8/3। कैलकुलेशन और चेक कर लेना भाई, कुछ गड़बड़ी हो तो। अब इन सब पर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन को वैल्यू कर लूंगा। मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई प्लस, कितना ना ऊपर,
ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर x और y की वैल्यूज डालता जाऊंगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। जहां पर हाईएस्ट होगी वो मैक्सिमा हो जाएगा, जहां पे लोएस्ट होगी वो मिनिमा हो जाएगा। आप ये क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इस पर हाईएस्ट आ रही है, ये शायद पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा होगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 से जो भी हमने पॉइंट लिए उन पर सब पर फंक्शन को वैल्यू किया और वहां से हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मिल गया। चलिए बेटा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 11 सेक्शन सी पर। NE2 इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन। देखो 11 का है, अ मैट्रिक्स P such that it is orthogonal P transpose into P is I. Prove that it is necessary condition for orthogonal matrix that any two different column of this are orthogonal vectors. Vectors ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों तरीके से किया था, दो डिफरेंट कॉलम्स जो है वो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे और टू डिफरेंट रोज जो है वो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। तो हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया था, वहां से आप इसको कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी, find the values of k so that the following system of equation has unique solution, no solution, infinite many solution। ये भी हमने क्लास में करा हुआ है भाई ऐसा क्वेश्चन। फटाफट से थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है ये। इसमें इसने हमको ए मैट्रिक्स दिया 2 4 1 के 2k और 2 1k और 3। ठीक है जी, तो ये हमारी बेटा ए मैट्रिक्स आ गई। ए ऑगमेंट बी भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 4 1 एज इट इज, के 2k और 2 एज इट इज, 1k और 3 एज इट इज, और ऑगमेंटेशन मैं यहां पर दूंगा 2 4 और 6 से, 2 4 और 6 से। ठीक है जी, तो अब यहां पर सबसे पहले मैं इसके केसेस बनाऊंगा जैसा क्वेश्चन वाले ने मुझे कहा, यूनिक सॉल्यूशन। यहां लिख दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 है। यूनिक सॉल्यूशन में ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन वैनिशिंग होता है, सो दैट रैंक ऑफ ए यहां 3 आ जाए, ए ऑगमेंट बी की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने ए डिटर्मिनेंट को नॉन वैनिशिंग रखा, यहां से मुझे के की दो वैल्यू मिल गई, के नॉट इक्वल टू 2, के नॉट इक्वल टू 4। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ गई, के शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ठीक है जी, उसके बाद अगर k इक्वल टू 2 होगा या k इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, तो उसमें हमें नहीं पता क्या होगा, हम क्वेश्चन को लिख देंगे 2 4 1, k को मैं 2 पुट कर रहा हूं बेटा, 2 4 2 1 2 3, k को 4 पुट कर रहा हूं, 2 4 1 4 8 2 1 4 3, ए आ गया। और इसी तरह से ए ऑगमेंट बी में भी के को 2 और के को 4 पुट कर दूंगा। और अब यहां पर मेरे पास कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो मैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी फाइंड करूंगा दोनों ही केसेस में। कुछ भी मिसिंग नहीं है मेरे पास ना, अगर मेरे पास कुछ मिसिंग होता है तो मैं बना सकता हूं कि भाई यूनिक बना दूं, इनफाइनाइट बना दूं, नो बना दूं, लेकिन अगर कुछ मिसिंग ही नहीं है तो फिर सीधा सीधा जो आंसर आएंगे वो आएंगे। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंट भी कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है, दोनों से मैं निकाल लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको आराम से करेंगे तो इस केस में दोनों की रैंक 2 2 आएगी, इसमें रैंक ऑफ ए तो 2 आएगा लेकिन ए ऑगमेंट भी 3 आएगा। तो ये केस बनेगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। और ये केस बनेगा रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी, यानी कि नो सॉल्यूशन। आप ध्यान रखें, यूनिक सॉल्यूशन बनाना हमारे हाथ में था, इनफाइनाइट और नो बनाना हमारे हाथ में नहीं है, जो आएगा वो आएगा। हिंट कॉपी कर लो बेटा, इस तरह के काफी क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए। चलिए, ये 12th का है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते थे, देख लो। लेकिन
द प्रोडक्शन फंक्शन इज x रेस्ट पर a y रेस्ट पर b, करंट लेवल ऑफ इनपुट्स x है 25, y है 100, a और b दोनों 0.5 है। आज की डेट में ये सेटल्ड है। फिर कहता है द फर्म अडॉप्ट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, b की वैल्यू चेंज होगी बट नो चेंज इन a सेम रहा, b चेंज हुआ है। ठीक है, एस्टिमेट द इनपुट कॉम्बिनेशन विच कीप द टोटल आउटपुट सेम, टोटल आउटपुट सेम रहना चाहिए, सम ऑफ द इनपुट्स एट सेम, यानी कि पहले x प्लस वाई 25 था, अभी भी x प्लस वाई 25 ही रहना चाहिए, जबकि b का कोफिशिएंट चेंज, b चेंज हो गया है, a चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी x प्लस वाई इनको 25 चाहिए और आउटपुट भी सेम चाहिए। ठीक है, फिर एक इक्वेशन लिख दी यहां पर, ये कंफ्यूज कर रहा है, इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी हमको, आप समझो। देखो हमारे पास है x रेस्ट पावर a बाय रेस्ट पावर b। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर मैं z अज्यूम कर लूं x रेस्ट पावर a बाय रेस्ट पावर b, तो log z हो जाएगा a log x प्लस b log y, ये तो लिखा है। तो वही इक्वेशन को log लेके लिख दिया और कोई खास बात नहीं थी। चलिए फटाफट से मैं इस क्वेश्चन का हिंट आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, इसने हमको फंक्शन दे दिया x रेस्ट पर a y रेस्ट पर b, बाद में इसने log में खुद ही इसको कन्वर्ट कर दिया। log log लिख रहा हूं, या आप ln भी लिख सकते हैं, चलो कोई नहीं ln लिख लेते हैं। ln z इज इक्वल टू a ln x प्लस b ln y। ठीक है, यहां पर ln z इज इक्वल टू a, इसने हमको बोला 0.5 है, ln x है 25, b भी 0.5 है और y है 100। ठीक है जी, ये है हमारी ओल्ड सिचुएशन। अब न्यू सिचुएशन में क्या बोलता है ये, न्यू सिचुएशन में इसने हमको बोला ln z इज इक्वल टू a सेम रहेगा ln x प्लस b हो गया है 0.504 ln y। ठीक है जी, तो अब आप समझो log z सेम है क्योंकि आउटपुट इसको सेम रखना है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो मैंने कहा 0.5 ln 25 प्लस 0.5 ln 100 should be equal to 0.5 ln x प्लस 0.504 ln y। ठीक है जी, अब आपको पता है x प्लस वाई इसको 125 रखना ही है, तो आप कुछ भी कर लो। अब मान लो इसको y एज्यूम कर लो, तो ये हो गया 125 माइनस वाई, क्योंकि दोनों का सम x प्लस वाई 125 रहना ही चाहिए। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। लॉग टेबल्स आपके पास है नहीं, तो बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे छोड़ दें। हमने दोनों log z को इक्वेट कर दिया क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि आउटपुट जो है वो सेम रहेगा। दूसरा हमने x प्लस वाई इक्वल टू 125 रखा है, वहां से x की वैल्यू निकाल। ठीक है, अपनी तरह का एक बेकार सा क्वेश्चन था, पॉज करके हिंट कॉपी कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम ऑफ टू होमोजेनियस फंक्शन नेसेसरली बी होमोजेनियस, इज द प्रोडक्ट नेसेसरली प्रूव काउंटर एग्जांपल। इस तरह के एग्जाम्पलीफाई करने वाले क्वेश्चन ना थोड़े से अजीब होते हैं, फिर भी आप ना लेट कर लो f ऑफ x जो है वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री r, ठीक है, कुछ भी ऐसा। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा r, ये एक फंक्शन और ज्यूम कर लो g, ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री s है से। ठीक है, अब इनके एडिशन की बात कर लो, एक h फंक्शन आप बना लो, hx इज इक्वल टू fx प्लस gx। तो अगर मैं इसमें लैम्डा पुट कर देता हूं तो फंक्शन में लैम्डा x, इसमें भी लैम्डा x, इसका लैम्डा रेस्ट पावर r, इसका लैम्डा रेस्ट पावर s। क्या लैम्डा पूरी तरह से कॉमन आ पाएगा? एक लैम्डा की पावर r है, एक s है, शायद नहीं आ पाएगा।
तो ये h फंक्शन नॉन होमोजीनियस होगा। इसी तरह से दूसरा भी आप अपने आप से बना लो कुछ, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो h में लैम्डा x पुट किया, फंक्शन में लैम्डा x f वाले में, फंक्शन में लैम्डा x g वाले में। तो यहां से लैम्डा की पावर r ये कॉमन आ गया, फंक्शन रिस्टोर हो गया। लैम्डा की पावर s ये कॉमन आ गया, फंक्शन रिस्टोर हो गया। तो यहां से लैम्डा की पावर r प्लस एस हो गया और ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हो गया। तो इसका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी r प्लस एस आ गया। तो ये हमारा होमोजीनियस है। तो इसका मतलब अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की बात करें, दो होमोजीनियस फंक्शन का प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, एडिशन जरूरी नहीं है। हाँ, अगर r और s यहाँ पे सेम होता तो वो हो भी जाता, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। कुछ ऐसा बोल देना, वैसे पेपर में बैठ के मुझे लगता नहीं इतना दिमाग चलेगा, तो शायद ये क्वेश्चन हमारे स्किप में बनता। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है और अपनी तरह का बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसे कर। ये हमारा है आउटपुट, अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर प्रोड्यूसेस क्यू। टोटल आउटपुट है एल और के कैपिटल लेबर है, गिवन द यूनिटरी प्राइस 5 रुपीज फॉर आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 5 इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू हो गया 5 इंटू क्यू, यानी कि 8 k रेस्ट पावर 1/2 l रेस्ट पावर 1/4 टोटल रेवेन्यू। उसके बाद कैपिटल की कॉस्ट है ₹2, लेबर की कॉस्ट है ₹10। तो कॉस्ट होता है आर के प्लस डब्ल्यू एल, ये हमने मेन क्लास में किया हुआ है। भाई कैपिटल को हम रेट देते हैं यानी कि इंटरेस्ट देते हैं और लेबर को हम बेस रेट देते हैं। तो यहां से आ गया 2k प्लस 10l, ये हमारा कॉस्ट हो गया। ऑप्टिमल वैल्यू करनी है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट फंक्शन बना लेना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये है बेटा रेवेन्यू और ये है कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऐसे ऐसे आराम से आप कर लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। इसके बाद बाय ड्राइंग डायग्राम या जो भी, डिटरमिन वेदर फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स। तो बेटा ये हमने काफी बार क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। एक्स वाई इक्वल टू 1 को आपने ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को आप ड्रॉ करोगे, ठीक है जी, जो भी एरिया होगा वो आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको बताना है कॉन्वेक्स है कि नहीं। कोई भी 2 पॉइंट, एक इस पर लो एक इस पर लो, मिला के देखो ये आउटसाइड रीजन जा रहा है, सो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो ये हमारे 13 क्वेश्चंस का हिंट था बेटा, कोई भी इसमें खास बात नहीं थी, आप आराम से इनको प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी आई हो तो पहले आप उसका कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार दोबारा से देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का हिंट दिया है, कुछ कैलकुलेशंस मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने वहां से कॉपी करके लिख दी है। हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप एक बार उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना। पेपर में जाने से पहले जो 10 ईयर्स होते हैं वो जरूर करके जाने चाहिए, इसलिए मैं हर साल 10 ईयर की वीडियो बनाता हूं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा, थैंक यू, बाय बाय।